क्लास 12th फाइन आर्ट्स का चैप्टर 1 द मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। कोई टफ वर्ड्स, कोई रट्टा नहीं, बस सीधा समझने वाला स्टाइल। तो चलो शुरू करते हैं पहली लाइन से। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर 1 मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन कंप्लीट हो जाएगा। Like the Jain texts and paintings, the illustrated manuscripts of the Palas of Eastern India also form the earliest examples of paintings from the 11th and 12th centuries. जैसे जैन टेक्स्ट, हमने पहले जैन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। जैन टेक्स्ट में क्या क्या थे, जैसे कल्प सूत्र था, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो जैसे जैन टेक्स्ट में ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती थी। इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब है कि रिटन फॉर्म टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को डिस्क्राइब करता हुआ उसकी कोई भी एक पेंटिंग है। वैसे ही पाला डायनेस्टी के टाइम में भी हमें ऐसी इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हैं जो कि 11 से 12 सेंचुरी की मानी जाती हैं। तो पाला पेंटिंग्स जो हैं वो हमें ईस्टर्न इंडिया में मिलती हैं, बिहार और बंगाल में। जैन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमने देखा था कि गुजरात और राजस्थान में मिल रही थी। जैन टेक्स्ट गुजरात और राजस्थान में मिल रहा था, और जो पाला पेंटिंग्स हैं वो हमें ईस्टर्न इंडिया में बंगाल और बिहार के एरिया में मिलती हैं। जो जैन टेक्स्ट थे वो हमने देखा था कि ये पेपर पे बने हुए होते थे, लेकिन जो पाला टेक्स्ट थे ये पेपर की जगह पाम लीव्स पर बने हुए होते थे, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम पे बने होते थे, जिस टाइम पे पेपर अवेलेबल नहीं था। ये जैन पेंटिंग्स और जो पाला पेंटिंग्स थी, ये दोनों ट्रेडिशंस पैरेलली ग्रो हुए थे। जैन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मोस्टली जो रिलीजियस, जैसे जैन तीर्थंकर्स या फिर कल्प सूत्र के बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, लेकिन पाला मैन्यूस्क्रिप्ट्स मेनली बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करती थी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि जो पाला मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो मोस्टली इनके अंदर जो इनके टॉपिक्स थे वो बुद्धिज़्म के रिलेटेड थे, बुद्धिज़्म टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थे। Pala period 750 CE to the mid 12th century, 750 CE to the mid 12th century, mid 12th century मतलब लगभग 1150 CE के आसपास। तो 750 CE से 1150 CE के आसपास तक। पाला पीरियड 750 CE to the mid 12th century saw the last great phase of the Buddhist art in India। तो जो पाला पीरियड है जो लगभग 750 CE से 1150 CE तक चला था, वो भारत में बुद्धिज़्म का, मतलब इंडिया में जो बुद्धिज़्म का लास्ट गोल्डन फेज माना जाता है। लास्ट गोल्डन फेज भी कह सकते हैं, लास्ट ग्रेट फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पाला रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज़्म को फुल सपोर्ट किया था। जो पाला के रूलर्स थे वो डिवाउट महायान बुद्धिस्ट थे। ठीक है, बुद्धिज़्म के आपने पहले पढ़े भी होंगे कि बुद्धिज़्म के दो पार्ट्स थे, महायान और हीनयान, और महायान का एक सब पार्ट था वज्रयान। तो जो पाला रूलर्स थे वो डिवाउट महायान बुद्धिस्ट या वज्रयान बुद्धिस्ट थे। तो इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत प्रमोट किया था। उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जैसे नालंदा, विक्रमशिला, इस तरह की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनाई थी, और उनको स्पॉन्सर किया था, जहाँ सिर्फ स्टडीज़ नहीं होती थी बल्कि पेंटिंग्स होती थी, ब्रोन के स्कल्पचर्स भी बनाए जाते थे। और ये लास्ट फेज इसलिए था क्योंकि 12th सेंचुरी के बाद जो टर्को अफगान इन्वेजन्स हुए, ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड से इन्वेजन्स होने शुरू हुए। टर्की से, अफगान से इन्वेडर्स आते थे जिन्होंने मोनेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। जैसे एक बख्तियार खलजी था, इन्वेडर ही था। तो बख्तियार खलजी ने नालंदा को जला दिया था।
तो बख्तियार खलजी ने जैसे नालंदा को जला दिया था, ऐसे इस वजह से जो बुद्धिस्ट आर्ट है उसकी मेजर डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में ना होकर दूसरी कंट्रीज में हुई, जैसे तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा। तो इन जगहों पे बुद्धिस्ट आर्ट शिफ्ट हो गया था। Monasteries such as Nalanda and Vikramshila were great centers of Buddhist learning and art, and numerous manuscripts were illustrated here with Buddhist themes and images of Vajrayana Buddhist deities on palm leaves. मोनेस्ट्रीज क्या होती है? मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है जो बुद्धिस्ट विहारास थे, मतलब जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, पढ़ाई करते थे और जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी वो होती थी, उसे मोनेस्ट्रीज कहते हैं। और जो नालंदा और विक्रमशिला थी वो दोनों पाला डायनेस्टी की समय की सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनल लेवल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी। लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए, इसे देखने के लिए दूसरी कंट्रीज से आते थे, नालंदा और विक्रमशिला में आते थे। नालंदा जो है वो 5th सेंचुरी के टाइम पे फाउंड की गई थी, और जो विक्रमशिला है, नालंदा 5th सेंचुरी के टाइम पे फाउंड की गई थी, और जो विक्रमशिला है उसे एक पाला रूलर ने फाउंड किया था, जो कि था पाला किंग धर्मपाल ने इसको फाउंड किया था। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और मॉन्क्स रहते थे इन यूनिवर्सिटीज़ में। ये मोनेस्ट्री सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पे आर्ट और कल्चर जैसे भी हब, ये आर्ट और कल्चर के भी हब्स थे ये यूनिवर्सिटीज़, जैसे नालंदा या विक्रमशिला मोनेस्ट्रीज जो ये हैं। ये यहाँ बुद्धिज़्म के स्क्रिप्चर्स भी लिखे जाते थे और उनको इलस्ट्रेट भी किया जाता था, मतलब पहले स्क्रिप्चर्स लिख दिए, टेक्स्ट लिख दिया और फिर उस टेक्स्ट से रिलेटेड पेंटिंग्स बना दी गई। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन का पार्ट बन गया था। इन पेंटिंग्स में बुद्धिस्ट थीम्स दिखाए जाते थे, जैसे बुद्धा के जीवन के इंसिडेंट्स दिखा दिए, जटाका टेल्स दिखा दी, जो बुद्धा के पूर्व जन्मों की कहानियाँ थी। जन्मों की मतलब जैसे पहले बुद्धा ने इतने जन्म लिए, हर जन्म में उनका क्या उनकी पूरी स्टोरी रही, वो सब चीज़ें दिखा दी। और ख़ास तौर पर जो वज्रयान बुद्धिस्ट डाइटीज़ थी, मतलब जो तांत्रिक गॉड्स या गोडेसेस थी, जैसे तारा या अवलोकितेश्वरा, वज्रपानी, इस तरह के जो तांत्रिक गॉड्स या गोडेसेस थी उनके ऊपर पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी थी। वज्रयान बुद्धिज़्म एक तांत्रिक पार्ट है बुद्धिज़्म का, जो मेनली तिब्बत और नेपाल में पॉपुलर हुआ था, और उसके पावरफुल डाइटीज़ ऑफन फियर्स भी दिखते हैं, मतलब सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल पावर की तरह भी दिखते हैं। और ज़्यादातर ये जो पेंटिंग्स थी ये पाम लीव्स पर बनाई गई थी। उन पत्तों को थोड़ा सुधार कर और उसको प्रोसेस करके उनके ऊपर लिखा जाता था। इस पर लिखने के बाद जो इमेजेस थी वो भी पेंट की जाती थी नेचुरल कलर से, फाइन ब्रश का यूज़ करके। फाइन ब्रश हमने पहले देखा था कि जैसे स्क्वारल के हेयर से बनती थी। तो ये जो पाम लीव मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इंडिया के अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल्स हैं पेंटिंग के। तो हम एक चीज़ से याद कर सकते हैं कि ये माना जा सकता है कि जो नालंदा और विक्रमशिला जैसी मोनेस्ट्रीज थी वो एंशिएंट इंडिया की आईआईटीज़ थी। ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब आईआईटी होती हैं, वैसे एंशिएंट इंडिया की आईआईटीज़ थी नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो एंशिएंट बुक्स थी। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट थी वो जो बुक्स ब्यूटीफुल ड्राइंग्स के साथ जो बुक होती है, ड्राइंग बुक, वो थी। पाम लीव्स जो थी वो एंशिएंट पेपर था। वज्रयान डाइटीज थी वो स्पिरिचुअल सुपर हीरोज थे तांत्रिक बुद्धिज्म के। These centers also had workshops for casting of bronze images. Students and pilgrims from all over Southeast Asia came to these monasteries for education and religious instruction and took back specimens of Pala Buddhist art in the form of bronze and illustrated manuscripts. These centers का मतलब है नालंदा और विक्रमशिला जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो ये सिर्फ स्टडी सेंटर्स नहीं थे, बल्कि यहाँ पे आर्ट प्रोडक्शन भी होता था। ये आर्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर्स थे। वर्कशॉप्स फॉर कास्टिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस। अब वर्कशॉप्स फॉर कास्टिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस का क्या मतलब है कि वर्कशॉप्स जहाँ जो स्किल्ड आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन होते थे वो काम करते थे। और कास्टिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस का मतलब है कि ब्रॉन्ज एक मेटल है जो कॉपर और टिन से बनती है, और उस ब्रॉन्ज को पिघाल कर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। इस प्रोसेस को कहते थे लोस्ट वैक्स टेक्निक।
लोस्ट वैक्स टेक्निक, जिसमें इसको ब्रोंज को पिघालकर और उससे मूर्तियां बनाई जाती थी। इन मूर्तियों में मोस्टली बुद्धिस्ट डाइटीज होते थे, जैसे बुद्ध या फिर वज्रयान के गॉड्स और गॉडेसेस, ये सब बनाए जाते थे। ये हमें शो करता है कि मोनेस्ट्रीज रिलीजियस, एकेडमिक और आर्टिस्टिक तीनों रोल्स निभा रही थी। स्टूडेंट्स एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया केम टू दीज मोनेस्ट्रीज फॉर एजुकेशन एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज थी, जैसे बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, तिब्बत, इन जैसी साउथ ईस्ट एशियन देशों से आते थे। पाला पीरियड 750 से 1150 सीई के टाइम इंडिया वाज लाइक बुद्धिस्ट नॉलेज हब। जैसे आज हार्वर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे ही उस टाइम पे बुद्धिस्ट नॉलेज हब था। पाला पीरियड बुद्धिज़्म का नॉलेज हब था। यहाँ लोग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ने, मेडिटेशन सीखने और गुरुओं से स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने आते थे। इन मोनेस्ट्रीज में फिलॉसफी, लॉजिक, तांत्रिक बुद्धिज्म और स्क्रिप्चर इलस्ट्रेशन भी सिखाया जाता था। उसके बाद एंड टुक बैक स्पेसिमेंट्स ऑफ पाला बुद्धिस्ट आर्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंज एंड इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। स्पेसिमेंट्स का मतलब है सैंपल्स या फिर जो बनाए जाते थे, जो भी स्क्रिप्चर्स वो बनाते थे वो। तो जब स्टूडेंट्स और पिलग्रिम्स वापस जाते थे अपने देश यहाँ से नॉलेज लेके, तो वो ब्रोंज की मूर्तियाँ और जो इलस्ट्रेटेड पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। जिससे क्या हुआ कि पाला आर्ट स्टाइल है वो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा ऐसी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो गया। इस इन्फ्लुएंस को हम आज भी उन देशों के बुद्धिस्ट आर्ट में देख सकते हैं। This practice enabled the dispersal of Pala art to places such as Nepal, Tibet, Burma, Sri Lanka and Java. जब स्टूडेंट्स या पिलग्रिम्स ये आर्ट ले गए तो पाला आर्ट इंटरनेशनली स्प्रेड हो गया। स्पेशली नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा में इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिखता है। इससे एक ग्लोबल बुद्धिस्ट आर्ट ट्रेडिशन बना जिसका सेंटर इंडिया था। Unlike the terse lines of Jain painting, a flowing and sinus line in subdued color tones characterizes Pala paintings. Like at Ajanta, the sculptural styles of Pala at monasteries and the painterly images have a similar language. Unlike the terse lines का मतलब है short, sharp। तो टर्स लाइंस का मतलब है शॉर्ट शार्प। जैन पेंटिंग्स का स्टाइल होता था जैसे ज्योमेट्रिक, सीधी रेखाएं हैं, बोल्ड आउटलाइंस है, लेस इमोशनल फ्लो है। तो जैन पेंटिंग्स का एम्फोसिस होता था क्लैरिटी और शार्पनेस पे। अ फ्लोइंग एंड साइनस लाइन इन सबड्यूड कलर टोन्स। फ्लोइंग मतलब जो बहने वाली नेचुरल लाइन है, साइनस मतलब घुमावदार सॉफ्ट कर्व्स वाली। तो मतलब जो पाला पेंटिंग्स में रेखाएं थी वो सॉफ्ट और कर्व्ड होती थी, बिल्कुल जैसे किसी डांस या नदी का मूवमेंट होता है। और इन सबड्यूड कलर टोन्स मतलब हल्के और सॉफ्ट कलर्स में, ना ही ज़्यादा ब्राइट और ना डल, जैसे कि मुगल पेंटिंग्स में और जो जैन पेंटिंग्स में उसमें ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन पाला कलर्स जो थे वो म्यूटेड रेड, सबड्यूड कलर हो गए ना, हल्के सॉफ्ट कलर्स थे। तो जैसे म्यूटेड रेड हो गया, ब्राउन्स, गोल्ड या अर्दी टोन्स थे। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ सॉफ्ट फ्लोइंग लाइंस होगी, साइनस कर्व्स हो गए और जो लाइट काम कलर्स हैं, ये सब पाला स्कूल की पहचान बन गई थी। पाला पेंटिंग्स का मूड काम और स्पिरिचुअल होता था। ठीक है, और इसी तरह से इनकी लाइंस और कलर्स भी होते थे। A fine example of Pala Buddhist palm leaf manuscript is Astasahasrika Prajna Paramita, Bodleian Library, Oxford, or The Perfection of Wisdom, written in 8,000 lines.
तो ये एक टॉप एग्जाम्पल दिया गया है अष्ट सहस्री का प्रजना परमिता बुक का। ये एक महायान बुद्धिज्म की 8000 वर्सेस वाली बुक है जिसमें 8000 लाइन्स लिखी हुई हैं, 8000 लाइन्स लिखी हुई हैं, वर्सेस लिखे हुए हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीफ पर लिखी गई थी। ये तो हमने पढ़ा ही था कि जो पाला स्टाइल है ये पाम लीव्स पर लिखा गया है और जो जैन स्टाइल है वो पेपर पे लिखा गया है। और ये पेंटिंग्स भी थी इस पे, क्योंकि एक मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन है ना, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये फिर पेंटिंग बनाई हुई है। तो ये हो गया, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है और ये इलस्ट्रेशन है। और प्रजना परमिता का मतलब है परफेक्शन ऑफ विजडम। इस प्रजना परमिता का मतलब है परफेक्शन ऑफ विजडम, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी का कोर है। पहले हमने पढ़ा था कि पाला आर्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में ग्रो हुआ, जैसे नालंदा, विक्रमशिला। पाम लीव्स पे इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाए जाते थे। ब्रोंज और पेंटिंग दोनों में बुद्धिस्ट थीम्स होते थे। अब यहाँ एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया गया है कि अष्ट सहस्री का प्रजना परमिता, जिसे हम याद रख सकते हैं एज अ मॉडल ऑफ पाला पेंटिंग, पाम लीफ आर्ट। फिर वज्रयान और महायान बुद्धिज्म के भी टॉपिक्स हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, ग्लोबल लेगेसी है क्योंकि ये स्टोर्ड है ऑक्सफोर्ड में। Painted at the monastery of Nalanda in the 15th year of the reign of the Pala king Rampal in the last quarter of the 11th century, it had 6 pages of illustrations and wooden covers painted on both sides. तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये नालंदा मोनेस्ट्री में बनाई गई थी, यानी वहाँ के जो नालंदा जो कि अब प्रेजेंट डे बिहार में है, तो बिहार में यानी वहाँ के जो आर्टिस्ट थे नालंदा मोनेस्ट्री के आर्टिस्ट ने और मॉन्क्स ने मिलकर इसे बनाया था। और इसका टाइम पीरियड जो पाला किंग रामपाल है, पाला किंग रामपाल के आसपास का ही है कि उन्हीं के रेन में इसे बनाया गया होगा। जो पाला किंग रामपाल की 15th ईयर थी रूलिंग की, जो कि अप्रोक्स ये मान के चलो कि 1085 से 1100 सीई के आसपास इस पेंटिंग को बनाया गया था। इसमें 6 पेजेस पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। इस मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग में जो कि है अष्ट सहस्री का प्रजना परमिता, इसमें 6 पेजेस पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई हैं और दोनों तरफ जो वुडन कवर्स लगे हुए हैं जिनको हम पटली कहते थे, उन पर भी पेंटिंग्स की गई हैं। तो इससे पता चलता है कि राइटिंग के साथ आर्टिस्टिक डेकोरेशन भी इम्पोर्टेंट था पाला टाइम में। Pala dynasty weakened with the coming of Muslim invaders. Pala art came to an end in the first half of the 13th century when the Muslim invaders attacked and caused destruction to the monasteries. तो 12th सेंचुरी के एंड में मुस्लिम इन्वेडर जैसे मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया था कि उसने नालंदा को जला दिया था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो मुस्लिम इन्वेजन्स के टाइम पे पाला डायनेस्टी वीक होने लगी थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, बुद्धिस्ट आर्ट और लर्निंग कोलैप्स करने लगे। अब जब मुस्लिम इन्वेडर्स थे, स्पेशली ये दिल्ली सल्तनत की साइड के हैं, उन्होंने इन्वेड करना शुरू कर दिया ईस्टर्न रीजन्स में, तो उन्होंने नया पॉलिटिकल कंट्रोल लेकर आए, मिलिट्री प्रेशर आया, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो जैसे जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने पाला रूलर्स के टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टूट गई, आर्मी कमज़ोर हो गई और जो पाला किंग्स के आर्ट और रिलीजन बेस्ड रूल था वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो जिस वजह से जो पाला आर्ट है वो फर्स्ट हाफ ऑफ 13th सेंचुरी मतलब अप्रोक्सीमेटली 1200 टू 1250 सीई के आसपास उसका ब्रेकडाउन हो गया पाला आर्ट का। मुस्लिम कनकेस्ट हुए बंगाल बिहार के रीजन में और जो पाला रूल है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो पाला आर्ट जो था, जो बुद्धिस्ट ब्रोंज स्कल्पचर्स थे, पाम लीफ इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी या वॉल मुराल्स थे, मोनेस्टिक आर्किटेक्चर जो था, विहारास थे, इन सब का प्रोडक्शन बंद हो गया।
जो क्यों हुआ ये, क्योंकि जो किंग्स और आर्टिस्ट थे या मोंग्स थे वो सब भाग गए या फिर कुछ मर गए, तो जो आर्ट वर्कशॉप्स थी, टूल्स थे और ट्रेडिशंस थे वो सब टूट गए। नए रूलर्स जो मुस्लिम सल्तनत्स थे उनके अलग कल्चर था, अलग रिलीजन था, तो उनका फोकस था इस्लामिक आर्किटेक्चर पे, कैलियोग्राफी पे, ना कि बुद्धिस्ट इमेजेस पे। तो इस वजह से वहाँ पे पाला डायनेस्टी वीक हो गई, जिसकी वजह से पाला आर्ट भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि जो नालंदा, विक्रमशिला या ओदंतपुरी जैसे जो बड़े बड़े बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थे उनको लूटा गया था, उनको जलाया गया था, लाइब्रेरीज को आग लगा दी गई थी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो गुम हो गए या जल गए, खराब हो गए। जो मोंक्स थे उनको मारा गया या फिर वो भाग गए, उनको भगा दिया गया। फेमस इन्वेडर्स कौन थे? बख्तियार खलजी हो गया, ये रिस्पॉन्सिबल था डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा और विक्रमशिला के लिए। इन्होंने बुद्धिस्ट लाइब्रेरीज को, मतलब बहुत सारी बुद्धिस्ट लाइब्रेरीज को जला दिया था। तो इस वजह से ये जो पाला किंग्स थे उनकी शान से 400 साल तक बुद्धिज्म आर्ट और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। लेकिन जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए उन्होंने पाला एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। फिर 13th सेंचुरी के शुरू में मोनेस्ट्रीज पे अटैक हुआ, नालंदा विक्रमशिला जले और आर्ट वर्कशॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके साथ ही पाला आर्ट का आखिरी प्रकाश भी बुझ गया। तो यहाँ पे पाला डायनेस्टी भी खत्म हुई और हमारा फर्स्ट चैप्टर मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन भी खत्म हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।